एसआईआर को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। आज एक बार फिर से इस पर चर्चा हो पाती है या हंगामे की ही तस्वीरें दिखाई देगी, आज नजर इस बात पर भी हमारी बनी रहेगी। सरकार अगले हफ्ते एसआईआर पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, एसआईआर पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन उससे पहले सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी। इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद यानी कि मंगलवार को 9 दिसंबर को लोकसभा में एसआईआर पर विशेष चर्चा की जाएगी। ये चर्चा चुनाव सुधार के नाम से होगी। अगर जरूरी हुआ तो 10 दिसंबर को भी चुनाव सुधार पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कानून मंत्री इस पर जवाब देंगे। गतिरोध इस बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन जो नुकसान होने का मुख्य कारण है कि अपोजिशन पार्टी पहले दिन से एक टाइम को लेकर के दबाव डाला था। तो मैंने आज भी स्पष्टीकरण किए हैं कि हम जब डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन आगे पीछे कब होगा वो बिजनेस और सारा व्यवस्था देख करके करना पड़ता है। मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। अब जिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर लगातार बीते 2 दिनों से बवाल चल रहा है, उस पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति कैसे बन गई, इसके पीछे की पूरी कहानी अब हम आपके सामने रख देते हैं। आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले सोमवार को यह कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल रिजिजू ने विपक्ष के नेताओं से बात भी की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने फ्लोर लीडर्स के साथ 2 बार बैठक की। रिजिजू भी विपक्षी नेताओं से मिले। समाजवादी पार्टी और तृणमूल का कहना यह था कि पहले एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो जाए और इसी सप्ताह ये चर्चा हो। हालांकि कई दौर की मीटिंग के बाद ये तय हो गया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी सोमवार को और फिर अगले ही दिन मंगलवार को एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होगी। हालांकि नाम कुछ अलग रखा जाएगा, चुनाव सुधार इसका नाम रखा जाएगा और इस मुद्दे पर चर्चा होगी और अगर जरूरत पड़ी तो फिर 2 दिनों तक इस मुद्दे पर चर्चा होगी। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, एसआईआर पर तो फिलहाल सरकार और विपक्ष के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार पर अटैक किया। रामगोपाल यादव ने कहा कि एसआईआर सत्ता में बने रहने के तिकड़म का नतीजा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि तिकड़म से सत्ता में आए तो नेपाल बांग्लादेश में क्या हुआ, इसे याद रखना चाहिए। एसआईआर एक की आवश्यकता कोई थी नहीं। सन 52 से चुनाव चल रहे थे। हर बार चुनाव से पहले मतदाताओं के नाम पढ़ाए जाते थे, मृत मतदाताओं के नाम काटे जाते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। जिसका नाम कटता था सूची जोड़ी जाती थी, जिसका नाम संशोधित होता था उसकी सूची जोड़ी जाती थी और जिसका नाम बढ़ता था उसकी सूची जोड़ी जाती थी। एक सतत प्रक्रिया थी और कोई गड़बड़ घोटाला नहीं था। 14 से पहले क्या एसआईआर हुई थी? 14 हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने। अब उन्हें क्या दिक्कत हो गई थी जो ये सब कराना पड़ा? ये सब तिकड़े में चल रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा था कि अगर सामान्य तरीके से वोट के जरिए से कोई सत्ता में आता है तो उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन असामान्य तरीके से 3 तिकड़म से आता है तो उसका लोगों ने रिजल्ट देखा है नेपाल और बांग्लादेश में। इसलिए इतिहास से लोगों को सीखना चाहिए। आपने रामगोपाल यादव को सुन लिया। किसी भी तरीके का वाद विवाद हो हमेशा नेपाल और बांग्लादेश की याद दिला दी जाती है। इसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया कि सरकार तो शुरू से ही एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये विपक्ष है कि जो लगातार अवरोध पैदा कर रहा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर अटैक किया। विपक्ष को चर्चा कम,
हंगामा करना ज्यादा पसंद है। हम लोग तो चाह ही रहे थे, कभी नहीं कहा कि हम चर्चा नहीं कर। उनको चर्चा कम करना था, हल्ला ज्यादा करना था, लोकसभा को डिस्टर्ब करना था। सरकार शुरू से कह रही है चर्चा मांगो, चर्चा दूंगा, तो हम तो तैयार थे। जब जनता की ओर से उन पर थपेड़ा लगा तो वो भी मान गए। तो एफआईआर के ऊपर जो ये हंगामा बीते 2 दिनों से चल रहा है, इसमें सीज फायर तो आरती जी दिखाई दे रहा है। ये समझ में आ रहा है कि एफआईआर को लेकर एक दिन निश्चित हो गया है, लेकिन ये जो अभी राम गोपाल यादव कह रहे थे उस पर मेरा ध्यान अटकता है। जब भी कोई विवाद होता है, वोट चोरी के बाद चाहे वो राहुल गांधी करते हैं, तब भी वो नेपाल की तरफ जेन ज़ी का इशारा करने लगते हैं। राम गोपाल यादव को भी नेपाल और बांग्लादेश याद आने लगता है। देखिए मीनाक्षी, पहले तो ये कि दोनों पक्षों की सहमति से एसआईआर पे डिबेट होगा पार्लियामेंट में, ये एक वेलकम मूव है। मुझे लगता है कि समझदारी और मैच्योरिटी दिखाई है सरकार ने भी और ऑपोजिशन ने भी, क्योंकि जिस तरह का हंगामा, जिस तरह का डिस्टर्बेंस, बिल्कुल पैरालाइज करना पार्लियामेंट को, वो गलत हो रहा था। और मैंने पहले भी कहा है कि वो देश हित में नहीं है। एसआईआर के बारे में ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे सवाल जो है, जो वैलिड सवाल है, जो इनवैलिड सवाल है, सारे सवालों पे बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। लेकिन कोई ये धमकी दे कि जब भी एसआईआर की बात हो या डिबेट की बात हो, ये धमकी दे कि कुछ भी हुआ तो नेपाल जैसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है, बांग्लादेश जैसी खड़ी हो सकती है सिचुएशन, मुझे लगता है कि ये धमकियां हैं और इनको भी कहीं ना कहीं सीरियसली लेना चाहिए कि आखिर किस वजह से ये कहा जा रहा है। क्या कोई ताकतें हैं जो भारत की अंदर की जो सिक्योरिटी है या अंदर का जो माहौल है उसको ख़राब करना चाहता है, और किस कारण से ख़राब करना चाहता है? क्या ऐसी कोई ताकतें हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ या नेपाल में हुआ, जो हिंसा हुई और जो तख्ता पलट वाली बातें हुई वहाँ पे, क्या यहाँ पे भी ऐसे कोई लोग हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं? मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्य होगा अगर ये देश उस तरफ जाएगा। और सहमति के साथ ये जो डर पैदा करने की कोशिश होती है ना अवधेश, ये विपक्ष बार बार करता है। कभी उन्हें नेपाल याद आ जाता है, कभी बांग्लादेश याद आ जाता है। ये चुनाव सुधार की प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव सुधार की प्रक्रिया है, मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन चाहे आप अखिलेश यादव को सुन ले, चाहे आप राहुल गांधी को सुन ले, प्रियंका गांधी को सुन ले, ममता बनर्जी को सुन ले, सबकी राय एक जैसी दिखाई देती है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं। ये विरोधियों का एक नया पर्चा है कि सरकार वोट चोरी करके अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। देखिए, इसमें मुझे तो कोई हैरत नहीं लग रही है। मुझे लगता है भारत के इतिहास में इतना अविश्वसनीय, डिसक्रेडिटेड विपक्ष मैंने कभी जीवन में नहीं देखा है। इतना अदूरदर्शी विपक्ष मैंने कभी देखा नहीं है जो पिछले कुछ समय से चल रहा है। मैं दोनों का उत्तर दूंगा, लेकिन जैसे राहुल गांधी का जो सिंड्रम इस समय भारत की पॉलिटिक्स में आ गया है, राहुल गांधी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो सिंड्रम है, उसके शिकार तेजस्वी यादव और आरजेडी हो गई थी और उसके परिणाम वहाँ दिखाई पड़े थे। यद्यपि वहाँ बीजेपी जेडीयू की विजय होनी थी, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर जो कुछ राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, जो कुछ कहा गया, उससे लोगों के अंदर गुस्सा था कि हमारा वोट कटा नहीं है, आराम से आके लोगों ने फॉर्म भराए हैं, कोई हमको समस्या हुई नहीं है। और ये आदमी इतना बड़ा नेता हो के ऐसे कह रहा है। क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश जी और राम गोपाल जी वही दोहराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उस सिंड्रोम का यही परिणाम आना है। मैं ये बोल के जा रहा हूँ, लोगों को लगेगा जिस राहुल गांधी के जो सिंड्रोम है पॉलिटिक्स में, वो आत्मविनाश का सिंड्रोम सेकेंड बार पर आते हैं। देखिए, अगर चुनाव में वोटर मतदाता सूची का संशोधन हो रहा है कि लोग आए भरे थे, इस पर संसद में बहस की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सामान्य एक प्रक्रिया थी, होनी चाहिए। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, आप जनता के बीच जा नहीं पा रहे हैं, और आपको मालूम है, अब धीरे धीरे पता भी चला है कि अवैध वोटरों के कारण भी हमको काफी सारे वोट मिल रहे थे। और आपको इस देश में एक मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के प्रति जो तुष्टिकरण है, आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक कट्टर मुस्लिम पंथी समुदाय देश में खड़ा हो गया है ऊपर से नीचे तक,
जिसको भारत में केवल अन्याय दिखता है, जी। उस भाव से जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको लग रहा है कि ये समस्या उनके लिए पैदा होगी।